क्या यार आगे ने अस्सलाम वालेकुम शाराय से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं QS के साथ। 12 जुलाई को मखसूस नशिस्तों का फैसला आया, लेकिन 28 दिन गुजर जाने के बावजूद भी 27-28 दिन अभी तक अक्सरियती फैसला नहीं लिखा गया है। इस पर क्या पेशरफ्त है उस पर बात करेंगे। और दूसरा ये कि आज जस्टिस मंसूर अली शाह का गुज़िश्ता रोज़ की एक समात का हुक्मनामा आया है और उस हुक्मनामे को लेकर बहुत सारे थंबनेल्स जो हैं वो देखे जा रहे हैं और उसमें कह दिया गया है कि मंसूर अली शाह ने हुकूमत को चुनौती दे दी और हमें अपने फ़ैसलों पर अमल दरामद कराना आता है और इसी तरह की बातें। जबकि दूसरी तरफ बेंच वन में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आज ख़ासे बरहम नज़र आए और वो मुकदमा मुनाल रेस्टोरेंट के हवाले से है। उसमें एक तौहीन अदालत की एक दरख्वास्त थी, उस दरख्वास्त पर समात की और उसमें बड़े अहम रिमार्क्स आए हैं। अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान को चीफ ने जब ये कहा कि वो काबीना इजलास के बाद मीटिंग होने के बाद जो कुछ होगा वो फाजिल जज चीफ जस्टिस पाकिस्तान को चैम्बर में उसके बारे में आगाह करेंगे, तो उस पर उन्होंने चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने जो कहना, मेरी अदालत जो है वो एक खुली अदालत है और जो बात होगी खुली अदालत में होगी, ये चैम्बर वाला जज मैं नहीं। बहरहाल इन दोनों मुकदमात को लेकर और फिर और बहुत सारी जिसको कहते हैं साजिशी थेरियाँ घड़ी जा रही हैं। तो ऐसे कौन से अहकामात हैं जिन पर अमल दरामद करने की अदालत पाबंद ने हुकूमत या आइनी इदारे पाबंद नहीं होते हैं, उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि इस हवाले से बड़ी एक बहस छिड़ी हुई है कि और कुछ अदालत को कह रहे हैं कि जनाब उन्होंने रियासत को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं और ये वो इस तरह की ये बातें जो हैं वो ला इल्मी पर मबनी हैं और वो क्यों हैं उस पर भी बात करेंगे। तो जनाब मेरे साथ होंगे जनाब जहांज़ेब अब्बासी साहब और तैयब बलोच साहब। तो जनाब ये बताएं कि मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला अक्सरियती फ़ैसला, क्योंकि जब अक्सरियती फ़ैसला आता है वो फ़ैसला दीगर जज साहबान को जाता है और जो इख्तलाफ करने वाले जज साहबान हैं उस फ़ैसले को पढ़ने के बाद अपने इख्तलाफ जो है उसके ऊपर देते हैं। कुछ दो जज साहबान ने तो कहा कि जनाब जो एक उसके अंदर 15 दिन की डेडलाइन थी वो आग गुजर गई है, लेकिन अभी तक वो डिटेल रीजनिंग नहीं आई है, लेकिन हम मजबूर हैं कि अब इसी के ऊपर जो है वो फ़ैसला करें। जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट कहता है कि जल्द अज जल्द फ़ैसले जो हैं वो करने चाहिए और इस हवाले से 223 दिन का जो फ़ैसला लिखा गया था, 223 दिन के बाद वो भी नहीं लिखा गया 223 वो उसी वाले फ़ैसले के अंदर कहा गया है ना कि हम नोट है, नोट नहीं है, फ़ैसला है। जस्टिस अमीनुद्दीन और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने उसे किया है, इत्तफाक़ किया है, तो लिहाजा गो के वो टैक्स के मैटर के ऊपर अतर मिनल्ला साहब ये ऑथर जज हैं, उनका फ़ैसला है, लेकिन साथ ही साथ जल्द फ़ैसले लिखने के हवाले से उसके अंदर बहुत कुछ है। तो जहांज़ेब अब्बासी साहब, कुछ पता लगा कि कौन तफसीली फ़ैसला लिखेगा अक्सरियती जज साहबान की तरफ से? ज़ाहिर है जस्टिस मंसूर अली शाह ने पढ़ के सुनाया था तो वही तहरीर करेंगे और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब सुनाए कुछ चैम्बर मेंबर वर्क के लिए उन्होंने जाना है और गालिब इम्कान यही है कि उस दौरान में वो फ़ैसला तहरीर करना शुरू करेंगे। शुक्रिया सिद्दीकी साहब। ये बात कही जा रही है कि अब तफसीली फ़ैसला जो है वो लिखने के लिए जो है वो चीज़ें हो रही हैं, कमर कस ली गई है। लेकिन एक चीज़ बहरहाल जो इवेंट्स इस वक्त तक हो चुके हैं उसके बाद ये बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस की जा रही है कि ये डिटेल रीजनिंग अब आ जानी चाहिए। काफ़ी वक्त हो गया है और बिलखुसूस जैसा आपने ख़ुद हवाला दिया, जो चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का अपना एक नोट है जिसमें उन्होंने भी इस बात की तरफ निशानदेही की थी कि जजिस को जो फ़ैसले लिखने का जो प्रोसेस होता है इसको बहुत ज़्यादा ताख़ीर नहीं करनी चाहिए, जल्दी फ़ैसले देने चाहिए। और अगर ये डिटेल रीजनिंग आ जाती तो बहुत सारे मसाइल जो हैं जो इस वक्त हम देख रहे हैं वो कम से कम वो किसी एक साइड पे लग जाते, कुछ मामलात हल हो जाते। अब जैसे डिटेल रीजनिंग आ जाए तो उसके बाद रिव्यू भी फ़िक्स होना शुरू हो जाते, तो उस रिव्यू में अगर इलेक्शन कमीशन का रिव्यू में ये मौक़िफ़ है कि आपका फ़ैसला ये आइन के मुताबिक नहीं है या दीगर जो मुतासरा फ़रीक़ैन हैं, मुस्लिम लीग नून है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, दीगर जो वो मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो मुतासरा ख़वातीन हैं उन्होंने भी रिव्यू फ़ाइल किया हुआ है, तो कम अज़ कम
उनको सुन लिया जाता और उनका मौक़िफ़ अगर सामने आ जाता और अगर रिव्यू भी फ़िक्स हो जाता, तो इससे बहुत सारी जो इस वक्त क्या सराइयाँ हैं, जो कुछ इस वक्त डिबेट हो रही है, वो हल हो जाता। लेकिन तफसीली फ़ैसला अभी तक नहीं लिखा गया। तो पहले तो छुट्टियां के बारे में कहा गया जी कि छुट्टियां बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, और जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर फिर रिसर्चर और ड्राइवर की खबर जी आई। वो भी खबर आई। और फिर उसके बाद वो जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास हुआ था, उसमें भी यही डिस्कशन हुई कि जो रूल्स बड़े अहम हैं, क्योंकि रूल्स में छुट्टियों का हवाला दिया गया है और कहा गया है जी कि लेकिन वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में जो असूल तय हुआ है वो कह रहे हैं कि वो ज़रूरी नहीं है, जो आइनी तकाज़ा है वो ज़रूरी नहीं है। तो ये वो सारी चीज़ें तो इतलात क्या हैं कि कब तक फैसला लिखा जा रहा है या फैसला लिखा जाएगा? सिद्दीकी साहब, अगला हफ़्ता बहुत अहम इस हवाले से समझा जा रहा है। और अगला हफ्ता क्यों अहम समझा जा रहा है? न सिर्फ ये फैसले के हवाले से, न सिर्फ ये जी डिटेल रीजनिंग, ना सिर्फ ये, बल्कि कहा यह जा रहा है कि हो सकता है जो नैब तरमीम के हवाले से जो जजमेंट रिज़र्व है, हो सकता है नेक्स्ट वीक वो भी अनाउंस हो जाए। तो ये अपडेट जो है वो अब तक हम तक पहुंची है। अच्छा, ठीक है। ये वो नैब तरमीम का वही है जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने उमर अता बंदयाल और एजाजुल एहसन साहब के फैसले से डाइसेंट किया था, और पार्लियामेंट का इख्तियार कानून साजी जो है उसको तस्लीम किया था। और कि भाई वो उस पर बड़ी लंबी चौड़ी उनकी वो जजमेंट है, उस पढ़ने वाली है, वाक़ई बहुत अच्छी है पार्लिमानी जमहूरियत के हवाले से। तो तैयब साहब, आपके पास क्या इतलात हैं, क्यों ये फ़ैसला नहीं लिखा जा रहा? अब तक 28 दिन गुजर चुके हैं और साढ़े सरदार जी भी बार बार फ़ोन करी जा रहे हैं। तो ये क्यों, वो थर्मस वाले सरदार जी की बात कर रहा हूँ, तो वो आप ये क्यों अब नहीं लिखा गया होगा? आपकी क्या इतलात है? सर, थर्मस के अंदर कुल्फियाँ और फिर चाय के कप एकदम उंडेलना रखना कोई आसान काम होता है? और फिर शाहकार जब आप तख्लीक करते हो ना, तो फिर उस शाहकार के लिए आप ऐवे तो तख्लीक नहीं करते ना। शाहकार के लिए आपको मेहनत, आपको के लिए अपना एक आपको विजडम चाहिए होती है, आपको तन्हाई चाहिए होती है। इस वजह से तो चैम्बर पे चले गए, चैम्बर वर्क पे चले गए, तो उसके लिए वो फिर ज़मीन व आसमान के कुलाबे मिलाना पड़ते हैं। जब आप आइन से मावरा चले जाते हैं ना सर, आइन तो वाज़े है, वो तो रास्ता दे रहा होता है आपको, ये लिखो ये लिखो, ये आइन है, ये आइन की कमांड है, इस पर लिखना है। जब आप आइन से ऊपर चले जाते हो, एक ख़ुद साख्ता तख्लीक करते हो, क्योंकि ख़ुद साख्ता तख्लीक करके रिलीफ दिया गया तहरीक इंसाफ को, ये 2 मुअज़्ज़ज़ जजेस का कहना है, तो उसके लिए फिर आपको साफ ज़ाहिर है यकसुई चाहिए। माइंड है कि आइन के आर्टिकल्स जो हैं वो उनको मुअत्तल किए बगैर ये तख्लीक नहीं की जा सकता। बिल्कुल। तो अब सही मंसूर अली शाह साहब के पास यही तो उनको ये चीज़ें दरपेश हैं कि अब वो आइन के आर्टिकल 175 को अगर एक साइड पे रखेंगे, आइन के आर्टिकल 185 को अगर एक साइड पे रखेंगे, या आर्टिकल 51 है या 106 है या 63 है, जितने भी हैं, इनको अगर वो साइड पे रखेंगे तो वो एक नया कोई चीज़ तो तख्लीक करेंगे ना सर, कोई ना कोई बेस तो बनाएंगे, जस्टिफाई करने की तो कोशिश करेंगे। क्योंकि मुख्तलिफ फैसले में तो उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया, तो अब उनको जस्टिफाई करने के लिए ये अर्क रेजी है, बेसिकली उन्होंने अर्क रेजी करनी है, और इस वजह से वो उनको डिले हो रहा है। जो एक तकाजा था कि 15 रोज़ में आना चाहिए था, या वो जजेस का वो कोड ऑफ कंडक्ट क्या कहता है, वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे दुरुस्त हैं, लेकिन शहकार तख्लीक करने के लिए वक्त जो है वो लग जाते हैं। जैसे ताजमहल की तख्लीक किया गया था, तो उसके लिए देखिए कितना वक्त दरकार था, को लगा था। ताजमहल फिर मोहब्बत का, मुमताज़ की मोहब्बत का जो है वो शाहकार भी तो है ना, शाहकार भी तो है ना। देखिए ना, ताजमहल तो फिर एक अफसाना है, क्या कहते हैं उसको, सिंबल ऑफ लव है, सही बात, मोहब्बत है। तो आप कह रहे हैं कि ये जो फैसला लिखा जाएगा ये भी एक ताजमहल की तरह से हो? सर, सिंबल ऑफ लव तो है उसमें। देखें जी, एक चीज़ मुकदमा फ़री की नहीं है, PTI मुकदमा फ़री की नहीं है, कहीं किसी भी मोड़ पे, किसी भी उस पर उसको इन्होंने रिलीफ दे दिया। और मैं तो कल जब तहरीक इंसाफ ने ये कानून या एक्ट चैलेंज किया ना सुप्रीम कोर्ट में, उसमें उन्होंने ये भी नहीं कहा कि ये सीटें हमारी थी, उन्होंने कहा 12 आपके फैसले के बाद ये हमारी हो गई थी, 12 जुलाई के फैसले के बाद ये हमारी हो गई थी। अब इस एक्ट के ज़रिए, कानून के ज़रिए हमसे खींची जा रही हैं, तो मेहरबानी करें दोबारा इस पर वो करें। 39 और 41 की तकसीम, और फिर ये, और फिर वो, फिर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो जमात थी उसको डिसफ्रेंचाइज कर दिया एक अच्छा सर, ये देखो
ये तो ये देखिए। फैसला ही है प्री पोल रिगिंग क्या पोस्ट पोल रिगिंग है? नहीं सर, इस फैसले में इसमें दो चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। अब साफ ज़रा सही मंसूर अली शाह जब तहरीर करेंगे तो कहीं ना कहीं उसको शेल्टर देने की कोशिश करेंगे। अब पार्लिमान वाले ये कह रहे हैं कि फ्लोर क्रॉसिंग हुई है सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, ठीक है, कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल वाले, उन्होंने पार्टी सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में चले गए थे। अब वो तरीके इंसाफ में आ गया, जब पार्टी से दूसरी पार्टी में इतनी बड़ी तादाद में लोग आ जाते हैं तो वो उसको शायद फ्लोर क्रॉसिंग ही कहा जाता है ना। अच्छा, ये दो मोअज़्ज़ज़ जज साहबान क्या कह रहे हैं, नईम अफ़गान साहब और अमीनुद्दीन खान साहब, वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जो है ये जो अरकान हैं ये अब सादिक व अमीन नहीं रहे, झूठे साबित हो गए हैं, खैन हो गए हैं, कि पहले इन्होंने बयान हल्फी उधर दिया हुआ था, अब ये इस साइड पे आ रहे हैं, तो इनके ऊपर आर्टिकल वो जो है वो क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट फोर्स कर रही है उनको फोर्स कर रही है। तो अब यानी कि मंसूर अली शाह या उस 8 अक्सरियती फैसले से दो चीज़ें जो हैं वो ये तय हो रही हैं कि फ्लोर क्रॉसिंग भी हुई है और ये जो अरकान असम्बली हैं ये नाअहल भी हो रहे हैं। तो अब उन सारी चीज़ों को इनको भी तो पता है कि यार ये ना हो और एक नई पार्लियामानी पार्टी का भी पार्लियामेंट वजूद के अंदर तश्कील की जा रही है। बिल्कुल नई पार्टी, ओह तश्कील क्या, तश्कील कर दी ना इन्होंने। अब अच्छा, अब मसला क्या हुआ, देखें जैसे काजी साहब ने कहा कि हम चैम्बर वाले नहीं हैं भाई, आप हमें ओपन बताएं। इन्होंने तो अपने फैसले में कह दिया कि अगर आपको कोई मसला हो तो आप चैम्बर में आ सकते हैं, हमारे चैम्बर आपके लिए ओपन है, खुले हैं, ठीक है। अब वो चैम्बर तो खुले थे, अब तरीके इंसाफ तो आई नहीं, क्योंकि उसको तो वो उसकी तवक्कुआत से भी बढ़ के रिलीफ मिल गया था ना, वो क्या लेने आती। आज बिलावल भुट्टो ने भी जो है तकरीर की है पार्लियामेंट के अंदर, उसमें उन्होंने क्या कहा है ये, और फिर ये आप लोग जो कह रहे हैं कि जनाब एक तरफ जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो उन्होंने चुनौती दे दी है हुकूमत को, वाज़ेह पैगाम दे दिया। बहुत सारे जो है हमारे क्या कहूँ मैं उनको, दूर अंदेश ख्याली पुलाव पकाने वाले साफ़ी जो नहीं, हैं। दूर अंदेश ख्याली पकाओ के अलावा आपने एक टर्म यूज़ की थी। अच्छा जहांज़ेब अब्बासी साहब, ये जो की जा रही है कि जी जस्टिस मंसूर अली शाह ने तबले जंग बजा दिया है, और ये जैसे काजी फाइज ईसा ने मंसूर अली शाह साहब के ऊपर टॉन्ट किया, ये क्या है? मतलब आपस की बात है, वो फैसला कुछ और है, वो उनकी अदालत है, उनके सामने केस कोई और है, इधर केस कुछ और है। उससे पहले सिद्दीकी साहब जो बिलावल ने पार्लियामेंट में आज बात की है उसके ऊपर कमेंट करना इसलिए भी ज़रूरी है कि हमारे एक मीडिया सेक्शन में कहीं ना कहीं ये बात की जाती रही है कि जो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इनके दरमियान कहीं ना कहीं कोई ड्रिफ्ट या इख्तिलाफ मौजूद है इस मामले के ऊपर। तो उस पर आज बिलावल ने जो बातें पार्लियामेंट में कही हैं उससे एक चीज़ तो बिल्कुल वाज़ेह हो गई है कि न सिर्फ वो जैसा कि हुकूमत के अंदर इत्तेहादी हैं बल्कि दिलो जान के साथ और उनके मौक़िफ़ के साथ खड़े हैं। और बिल्कुल वाज़ेह तौर के ऊपर बिलावल ने भी मखसूस नशिस्तों के केस को क्रिटिसाइज़ किया है, उस फैसले को क्रिटिसाइज़ किया है और ये कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने तो मखसूस नशिस्तों के मामले के ऊपर PTI को ऐसे सीटें दी हैं जैसे कोई किसी को टॉफ़ियाँ देता है। तो इससे एक चीज़ तो बिल्कुल हमें क्लियर हो जाती है। अच्छा, अब आते हैं मंसूर अली शाह साहब ने, जो ये 3 रुकनी बेंच था, जैसे मंसूर अली शाह इसको हेड कर रहे थे, उसके साथ आपके बहुत अच्छे हमारे आपके दोस्त तो खैर नहीं, जज हमारे जनाब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब भी थे, उसके अलावा शहजाद अहमद मलिक साहब भी थे उसमें। तो इस 3 रुकनी बेंच ने नेशनल सामने क्या मामला क्या था? जी, मामला ये था कि नेशनल बैंक के कुछ पेंशनर हैं, ये 11,000 के करीब हैं, उनकी पेंशन का मामला जो है ये सुप्रीम कोर्ट में फोरम से होता हुआ सुप्रीम कोर्ट में आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक स्टेज के ऊपर ये फ़ैसला दिया कि इन मुलाजमीन को पेंशन दी जाए। फिर उस पर रिव्यू आया तो वो रिव्यू भी डिसमिस हो चुका है। ये आपको याद है साकिब निसार साहब इस केस को सुनते रहे, गुलजार अहमद के दौर में भी चलता रहा। तो फिर अब ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की एक दरख्वास्त आई थी कि ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। तो उसके ऊपर जब ये 3 रुकनी बेंच ने अब ये ऑर्डर दिया है कि ये जो 11,000 पेंशनर मुलाजमीन हैं, आप इस फैसले पे इम्प्लीमेंट करने के लिए नेशनल बैंक जो है वो एक फोकल पर्सन अपॉइंट कर रहे और फिर ये जो इन मुलाजमीन या जो रिटायर्ड मुलाजमीन हैं इनको पेंशन दी जाए। उसमें कुछ ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं और ऑब्जर्वेशंस में ये कहा गया है कि जी अदालती फ़ैसले के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। और फिर उसमें उन्होंने कहा जी कि ये जमहूरियत के लिए बड़ा ज़रूरी है। तो ठीक है, आप फैसलों पे अमल दरामद होना चाहिए। अब ये देखना, इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो वो इसलिए मुख्तलिफ है कि
अदालतें हमने देखा है कि रिव्यू के अंदर अपना व्यू चेंज भी करती हैं, जैसे कि बहुत सारे जी। रिव्यूज़ आपके सामने हैं कि जैसे पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल एरर जो है वो आपको समझ आ जाए, ना सामने आ जाए, तो अदालतें अपना फैसला बदलती हैं। अब इस फैसले में रिव्यू डिसमिस हो चुका हुआ है, रिव्यू डिसमिस हो चुका हुआ है, तो लाइज उसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो finality और पे वो पहुंच होनी गया। चाहिए, फाइनलिटी है तो और- अदालत को और करना दूसरा, चाहिए। इसका मेन केस का तफसीली फैसला भी आ चुका है। अब मेन केस का तफसीली फैसला भी आ और- चुका है, और उसके अंदर दूसरा- रीजनिंग भी है। और दूसरा इस किसी फैसले के हवाले से पार्लियामेंट ने कोई कानून भी नहीं बनाया और कि ये फैसला आइन के मुताबिक नहीं और है। फिर किसी वो ने ये भी दो नहीं कहा जज कि ये साहिबान फैसला ने गैर आईनी है, किसी ने ये दो भी जज नहीं कहा। साहिबान ने ये भी नहीं लिखा। अब ये जो बहस छिड़ी हुई ना, ये आईनी है गैर आईनी है, और उन्होंने लिखा है कि रियासती इदारों को अमल करने की ज़रूरत नहीं होती है ऐसे फैसले जो कि आइन के मुताबिक ना हों। इसकी बड़ी तवील हिस्ट्री है। जी जी। इसमें जो है आप ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि पर इंक्यूरियम जो है वो एक और है। इसमें ज़रा जज साहिबान ने थोड़ा सा उसको सीधा सीधा करके लिख दिया है, क्योंकि इसी फैसले के अंदर ये लिखा गया कि री राइटिंग होती रही, फिर रीडिंग इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, रीड आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, और यहाँ पे तो जो है वो पिकुलर सर्कमस्टांसेस, मखसूस हालात की बुनियाद के ऊपर एक नई टर्मिनोलॉजी जो है वो इस फैसले के अंदर अदालतें मखसूस हालात को देखती हैं इनमें से। अब वो तो सिर्फ मार्शल लॉ में देखती हैं कि भाई पिकुलर सर्कमस्टांसेस थे और इसलिए मार्शल लॉ लगाते हैं। तो इसलिए अब ये पिकुलर सर्कमस्टांसेस जो है ना, वाकई अब तो इस्टेब्लिश करना पड़ेगा वो पिकुलर जो सर्कमस्टांसेस कौन से हैं, और फिर जब ये होगा कि वो चीज़ें जब आपके सामने नहीं है तो फिर आपने वो कैसे उसके अंदर डालें। इसीलिए जो है ना, इसके अंदर बहुत सारे मसाइल आएंगे। तो एनआरओ की जजमेंट आपको पता है, एक सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की जजमेंट है, जिसके अंदर लिखा है कि ऐसे फैसले जिनका जो आइन और कानून से हटके हों और इसका इख्तियार समात ना हो, तो वो फैसले जो हैं वो अमल दरामद नहीं करने चाहिए उसके ऊपर। टिक्का इकबाल केस के ख़िलाफ़ वो था, ठीक है। फिर उसके बाद जो डॉक्टर मुबशर हसन का केस है, जिसको एनआरओ की जजमेंट कहते हैं, उसके अंदर भी लिखा है कि गैर आइनी फैसले जो हैं उनके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सकते। इसके अलावा एक 5 रुकनी बेंच जो है उसने भी लिखा है, और उसने ये लिखा है कि जनाब ऐसे फैसले जो कि आइन और कानून के मुताबिक ना हो उनके ऊपर अमल दरामद तो किया ही नहीं जा सकता है। और उसके अंदर ये भी लिखा है, एक 1962 की एक जजमेंट है, उसका हवाला देते हुए वहाँ पे लिखा गया है कि ये जज की जिम्मेदारी है, ये जज की आइनी जिम्मेदारी है, क्योंकि उसने हल्फ उठाया हुआ होता है कि मैं आइन के दिफा तहफ़्फ़ुज़ का हल्फ लूँगा। अब ये जो फैसले हैं, उस बड़ा 5 रुकनी लार्जर बेंच है, ये उसका भी फैसला है कि ये अगर जज के सामने कोई एक ऐसा फैसला आए जो आइन और कानून के मुताबिक नहीं है, तो ये आइनी हल्फ के तहत ये उसकी ड्यूटी है कि वो उस फैसले को जो है पर इंक्यूरियम करार दे और ये लिखे, अदरवाइज़ जो है ये उसके अपने आइन के हल्फ से खिलाफ वर्जी होगी। सही है। तो ये दो जो साहिबान हैं, इन्होंने बाकायदा तौर पे अपनी आइनी फ़र्ज़ अदा किया है। और ये जो ढोल बजाया जा रहा है ना कि जनाब उकसाया गया है या रियासत को कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर अमल ना करो, ये तो जहालत के ऊपर मबनी चीज़ है। और अभी रिव्यू की स्टेज जो है वो बाकी है। जब रिव्यू फाइनल हो जाएगा तो फिर हम कहेंगे कि हाँ जनाब, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, जो अक्सरियत की राय होगी और जो आइन और कानून के मुताबिक होगा। यहाँ पे तो आइन और कानून के मुताबिक जो है वो फैसले भी होते हैं, और अक्सरियती ऐसे फैसले भी हैं जिनके खिलाफ डाइसेंटिंग नोट्स आए थे, लोगों ने डाइसेंटिंग नोट्स को दुरुस्त कर दिया। अक्सरियती फैसले होते हैं, उन पर अमल दरामद भी हो जाता है, लेकिन तारीख के कूड़ेदान के अंदर वो जाते हैं। बिल्कुल आपने बजा फरमाया है। और दूसरा ये है कि जैसे आपने कहा कि सिंध हाई कोर्ट बार की एक दरख्वास्त पे, तो वो मेरे ख्याल में 14 जजेस का फैसला था। वो भी 14 जजेस का। ये मुबशर हसन भी मेरा ख्याल 9 मेंबर बेंच है या शायद फुल कोर्ट है, मेरा ख्याल है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। तो हम जब ये लार्जर बेंच हैं, उनकी ये एक आ चुकी है कि गैर कानूनी फैसलों की कोई वक़्त नहीं होती, उस पर अमल दरामद नहीं बनता, तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि ये 2 जजेस जिन्होंने ये लिखा है, इनको तो वो सारे जज सपोर्ट कर रहे हैं, वो सारी जजमेंट सपोर्ट कर रही हैं, और ये फिर 8 तो अकलियत में चले जाते हैं। नहीं वो इस तरह से नहीं है। नहीं देखें, मेरी बात सुने, ये तो शुक्र करें कि वो जस्टिस मुनीब अख्तर की तरह से नईम खान साहब ने या अमीनुद्दीन खान साहब ने नहीं लिखा, वरना तो वो ये भी लिख सकते थे कि ये 8 फैसला जो है ना, ये तो है ही पर इंक्यूरियम, और 2 और एक उसको काट के, और क्यों कहते, जैसे इन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के रिव्यू के अंदर कहा था कि जनाब 4 जज उधर हैं,
4 जज उधर हैं, 2 ये काट दो, और फिर उसके बाद जो है ना ये 4 से जो है वो कैलकुलेशन, वो मुनीब साहब की मतलब वही कह रहे हो ना, मास्टर ऑफ रोस्टर वाले, वो ये उन्होंने, आपको पता है ना कि ये चीफ जस्टिस काजी फैसल के केस के रिव्यू के अंदर उस रिव्यू को काट फाट के कि नहीं जी ये 2 जज, मंजूर मलिक तो रिटायर हो गए हैं, ये उधर चले गए हैं, तो 4 हम हैं और 4 उधर हैं, तो ये तो टाई है, 2 जजों का फैसला। इस तरह की जो है वो उन्होंने कमेरियाँ दी। बिल्कुल। अभी तो सर देखें ये इन जजेस का इम्तिहान है। देखिए अब ये 2 जजेस ने जो शऊर दे दिया ना हमारी कौम को, हमारी आवाम को, ये एक शऊर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये फैसला गैर आईनी और गैर कानूनी, या आपने, मैंने या हमने नहीं कहा, ये नहीं 2 जजेस ने कहा, और उन्होंने बकौलाब के कि उनके ऊपर ख़ुद सुप्रीम कोर्ट की अपनी बहुत सारी जजमेंट्स जो है वो लागू हो रही थी कि अगर आपके पास कोई ऐसा फैसला आए जो गैर कानूनी हो तो आपका हलफ आपको बाउंड करता है, आप उसको साइड पे फेंक दें। तो नईम अफ़गान और उन्होंने तो वो उस पर सारा कुछ किया। अच्छा, अब उसमें मैं जो ये कहना चाह रहा हूँ कि अब इम्तिहान है सही मंसूर अली शाख और इन 8 जजेस का कि अवाम को तो शऊर आ गया, अब ये अपने आप को किस तरीके से जस्टिफाई करेंगे। तफसीली फैसले का इंतज़ार है। 28 दिन गुजर चुके हैं, रिसर्चर और ड्राइवर वाला मामला भी मेरा ख्याल अब निबट गया है। तो मैं इस पर एक कमेंट ये ज़रूर करना चाहूँगा कि इस अक्सरियती फ़ैसले में जो क्लॉक का रिवर्स किया गया है ना सर, ये बहुत डेंजरस जोन है, और ये 6 महीने सुप्रीम कोर्ट पीछे चली गई है। ना सिर्फ ये बल्कि फिर ये भी कह रही है, अब ये मुझे नहीं समझ आती कि ये MNA हैं या चपड़ासी हैं कि एक ड्यूटी रोस्टर जारी कर रहे हैं कि जनाब 13 मई से लेके अब जून से लेके और 6 मई वो जो पीरियड है जिसके अंदर उनका कहा गया है कि ये 6 जून के बाद से MNA नहीं रहेंगे। मतलब ये कोई ड्यूटी रोस्टर है कि जी आज ये MNA है ड्यूटी पे आएंगे, कल ये वाले MNA ड्यूटी पे MNA है तो फिर वो है। ये समझ नहीं आ रही कि एक तरफ आप कहते हैं कि जो उनको MNA करार देने का नोटिफिकेशन है वो अल्ट्रा वायरस टू द कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन दूसरी तरफ कहते हैं कि वो MNA हैं, और फिर उसके बाद आप कहते हैं कि वो 6 मई के बाद से MNA नहीं है। कमाल है सर। और ये 6 महीने जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे जी, ऐसे ही। और वो जो सरदार जी तो थर्मस 6 महीने यहाँ पे पीछे किए गए हैं, हाँ। और 6 महीने कहीं और दिए भी गए थे वो 6 महीने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन को, मतलब वो भी इख्तियार, बट ठीक है ना, एक्सटेंशन हम दे सकते, ये शाही है, शाही इंसाफ है, शाही इंसाफ। शराय दसूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दी।